नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। साथियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा वायुदाब पेटियां। दोस्तों, वायुदाब पेटियों को पढ़ें इससे पहले हम वायुदाब के संदर्भ में भी सामान्य सी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे वायुदाब की मापक की, वायुदाब पेटियों के संदर्भ में भी बात करेंगे, कितने प्रकार की वायुदाब पेटियां हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो वायुदाब पेटियों का जो कॉन्सेप्ट है ये पवन तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, जब भी हम वायुदाब पेटियों को पढ़ते हैं तो उसके साथ में इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक रहता है पवन परिसंचरण, या जब भी पवन परिसंचरण आए आपके टॉपिक में, अगर वायुदाब पेटियां नहीं हो फिर भी आपको उसके साथ में पवन परिसंचरण के साथ में आपको वायुदाब को पढ़ना ही पड़ता है। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायुदाब पेटियों के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वायुदाब होता क्या है, हम इसकी बात करते हैं। तो हेडिंग है वायुदाब। साथियों, जैसा कि ये अपने नाम से ही पता लगा सकता है कि किस तरह से वायुदाब की परिभाषा हो सकती है। तो दोस्तों, वायुदाब यानी कि एयर प्रेशर, धरातल के ऊपर, धरातलीय सतह के ऊपर प्रति इकाई वायु का जो भार होता है इसे हम वायु भार कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। कैसे? सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जैसे आपने अश्व अक्षांश के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां अश्व अक्षांश का निर्माण क्यों हुआ उसके संदर्भ में एक सामान्य सी जैसे एक बात चलती है कि वहां पर मध्यकाल के अंदर जब समुद्री नाविक यात्रा कर रहे होते हैं और इस क्षेत्र से, इस पेटी से, जो कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है, वहां से गुजरते हैं तो उनकी नावें हैं वो भार महसूस करती हैं। इस कारण से उनकी नावें डूबने की स्थिति में आती हैं, तो वो अपनी नावों में से जो कुछ अश्व है वो समुद्र में पटक देते हैं। इस कारण से इसका नाम अश्व अक्षांश पेटी पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि वहां पर वो वायु का भार, वायु का दबाव अधिक था। क्यों था और उस उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण कैसे हुआ, ये सब आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम बात करते हैं वायुदाब की, कि वायुदाब, जैसा कि अभी हमने परिभाषा की बात की कि धरातल की सतह पर प्रति इकाई, या सामान्य रूप से हम कह सकते हैं प्रति इंच पर लगने वाला वायु का दबाव, वायु का भार वायुदाब कहलाता है, एयर प्रेशर कहलाता है। और सामान्यतया ये हम जानते हैं कि एयर प्रेशर को मापने के लिए जो इसकी इकाई है वो साथियों मिलीबार या पास्कल है। मिलीबार या पास्कल में मापा जाता है। और जैसा कि हम बात करते हैं, मिलीबार को एमबी के रूप में अंकित किया जाता है, यानी कि जो आंकड़ा होता है उसके पीछे एमबी लिखा होता है, मिलीबार। ये वायुदाब की इकाई है। साथियों, सबसे पहले अगर हम संसार में वायुदाब के संदर्भ में बात करें तो वायुदाब की खोज करने का श्रेय जाता है दोस्तों ज्यूरिख महोदय को। 1651 में ज्यूरिख ने इस वायुदाब के कंसेप्ट को संसार के सामने प्रस्तुत किया था। और बात करें वायुदाब मापने के यंत्र की, तो वायुदाब को मापने का यंत्र है, मापक है, इसका नाम है बैरोमीटर। वायुदाब मापी या इसे बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। फिर हम आगे बात करेंगे विश्व की वायुदाब, औसत वायुदाब क्या है और सर्वाधिक वायुदाब कहां महसूस किया जाता है, और ये जो संबंधित बातें होगी हम आगे बात करें। इससे पहले वायुदाब के संदर्भ में हम अभी तक की जो बात है वो यहां पर नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले वायुदाब की परिभाषा की बात करें तो साथियों, धरातल की सतह पर धरातल की सतह पर प्रति इकाई पड़ने वाला वायु का भार, पड़ने वाला वायु का भार, वायु का भार या वायु का दबाव वायुदाब कहलाता है। वायुदाब कहलाता है। तो याद रखिएगा, वायुदाब के संदर्भ में यह सामान्य परिभाषा है। फिर हम बात करते हैं इसकी इकाई की। वायुदाब को पास्कल से स्केल भी बोला जाता है,
या मिलीबार इकाई में, मिलीबार इकाई में मापा जाता है, मापा जाता है। तो याद रखिएगा मिलीबार या पास्कल इसकी वायुदाब की इकाई है। और बात करें कि मिलीबार क्या होता है, तो सामान्य रूप से आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए, इस धरातल पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम का जो 1 ग्राम वायु का जो भार होता है, बल होता है, इसे मिलीबार कहा जाता है। वापस से सुनिएगा, इस धरातल की सतह पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम जो वायु का भार होगा उसे हम मिलीबार कहेंगे। वे 1 मिलीबार के रूप में यहां जाना जाएगा। तो याद रखें, हम बात करें मिलीबार की, मिलीबार जिसे एमबी के रूप में अंकित किया जाता है। प्रति 1 सेंटीमीटर, मिलीबार प्रति 1 सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर, प्रति 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम वायु का भार, 1 ग्राम वायु का भार मिलीबार कहलाता है। फिर बात करते हैं आगे कि इस वायुदाब का या वायुदाब की खोज किसने की। वायुदाब की खोज ज्यूरिख ने की। साथियों, ज्यूरिख महोदय ने वायुदाब की खोज 1651 में की। वायुदाब की खोज ज्यूरिख ने 1651 ईस्वी में की। फिर हम बात करते हैं इसके मापक की, बैरोमीटर की, वायुदाब मापी। वायुदाब मापी की बात करें तो वायुदाब मापी को कहा जाता है बैरोमीटर, इसे बैरोमीटर कहा जाता है। जैसा कि आप कई जलवायु मानचित्रों के अंतर्गत इसे देखते हैं, वहां इसे समदाब रेखाओं के रूप में प्रकट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रखिएगा, वहां इस बैरोमीटर की सहायता से समदाब रेखाएं अंकित की जाती हैं। दोस्तों, हम बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर की खोज का श्रेय जाता है टेरेसेली को। 1643 में टेरेसेली ने इसकी खोज की थी, लेकिन हम यहां इतना डीप लिखने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से यह जरूर याद रखिएगा, इस पृथ्वी तल के औसत वायुदाब के संदर्भ में जरूर याद रखें, इस पृथ्वी तल का औसत वायुदाब है 113.25 मिलीबार। पृथ्वी तल का औसत वायुदाब है 113.25 मिलीबार है और सामान्यतया इसे 45 डिग्री अक्षांशों पर अंकित किया जाता है। फिर हम सर्वाधिक की बात करेंगे, तो जैसा कि हम आगे बात करने वाले हैं कि वायुदाब और तापमान में सदैव विपरीत संबंध पाया जाता है, ये हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहते हैं। तो इस कारण से वे क्षेत्र जहां पर तापमान उच्च होगा वहां वायुदाब सदैव निम्न होगा, और ऐसे क्षेत्र जहां तापमान उच्च होगा वहां वायुदाब निम्न, और तापमान उच्च वहां वायुदाब की विपरीत संभावनाएं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। चलिए फिर बात करते हैं, हम यहां बात कर रहे हैं बैरोमीटर, और बैरोमीटर के पश्चात फिर बात करते हैं पृथ्वी तल के औसत, पृथ्वी तल का औसत वायुदाब। पृथ्वी तल का औसत वायुदाब है साथियों 1013.25 मिलीबार, और इसे दर्ज किया जाता है, यह 45 डिग्री अक्षांशों पर, 45 डिग्री अक्षांशों पर अंकित किया जाता है, अंकित किया जाता है। तो आपको जैसा कि अभी हमने बात की
कि ये औसत तापमान है वो 45 डिग्री अक्षांशों पर अंकित किया जाता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस आंकड़े को जरूर याद रखिएगा। सामान्य रूप से हम जब बात करते हैं, हम आगे भी बात करेंगे कि पृथ्वी तल के ऊपर जिस तरह से हम यहाँ औसत वायुदाब की बात कर रहे हैं, हम औसत तापमान और औसत घनत्व की भी बात करेंगे। जिस तरह से हम कहते हैं पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 जीसीएम क्यूब होता है, उसी तरह से हम बात करेंगे आगे से कि इसका औसत तापमान क्या है, और जो भी संबंधित आंकड़े रहेंगे हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। तो साथियों, जब हम औसत वायुदाब की बात करते हैं तो ये 1013.25 मिलीबार है। वहीं जहां हम सर्वाधिक वायुदाब की बात करें तो सर्वाधिक वायुदाब हमें ठंडे प्रदेशों में, ठंडे क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, और इसी कारण से हम यहां बात करते हैं सर्वाधिक वायुदाब की, तो ये इर्कुटस्क नामक स्थान है, साइबेरिया रूस में है, जो कि देश के, विश्व के सबसे ठंडे क्षेत्रों में आता है। यहां पर विश्व का या धरती का सर्वाधिक वायुदाब दर्ज किया जाता है। साथियों, यहां पर 1075.2 मिलीबार रेखा यहां से गुजरती है, यहां का जो औसत वायुदाब दर्ज किया जाता है। वहीं हम न्यूनतम वायुदाब की बात करते हैं तो बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है साथियों। न्यूनतम वायुदाब हमेशा चक्रवात की आंख में दर्ज किया जाता है, और स्पेशली उस चक्रवात का नाम है टाइफून, जो कि प्रशांत महासागर में चीन के पूर्वी भागों में आता है और चीन और जापान के क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इस चक्रवात की आंख में हमें न्यूनतम वायुदाब नजर आता है, अंकित किया जाता है। चलिए हम यहां बात करें सर्वाधिक वायुदाब की। सर्वाधिक वायुदाब साइबेरिया के इर्कुटस्क नामक स्थान पर रूस का साइबेरिया, जो कि ध्रुव के आसपास का क्षेत्र है, इस कारण से यह बहुत अधिक ठंडा क्षेत्र है, इसलिए साइबेरिया के इर्कुटस्क। साइबेरिया के इर्कुटस्क स्थान पर 1075.2 मिलीबार। और न्यूनतम वायुदाब की बात करें न्यूनतम वायुदाब प्रशांत महासागर के टाइफून चक्रवात की आंख में, टाइफून चक्रवात की आंख मतलब इसके केंद्र में दर्ज किया जाता है, अंकित किया जाता है 877 मिलीबार। 877 मिलीबार न्यूनतम वायुदाब माना जाता है। तो याद रखिएगा, ये टाइफून चक्रवात की आंख में दर्ज किया गया है। इस तरह से हम सामान्य रूप से देखते हैं तो ये मिलीबार जो कि समदाब रेखाओं के अंकन में भी, या यूं कहें कि इस वायुदाब के मापक के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं। इसके अलावा जब भी हम मानचित्र पर वायुदाब की बात करते हैं, मानचित्र पर वायुदाब रेखाओं की बात करते हैं, तो इन्हें समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाते हुए मानचित्र पर खींची गई रेखाओं को आइसोबार या समदाब रेखाएं कहते हैं। तो दोस्तों, हम यहां मानचित्र पर इसके अंकन के संबंध में बात करते हैं तो याद रखिएगा, हम आइसोबार या समदाब रेखाओं के रूप में हम इसे मानचित्र पर अंकित करते हैं। तो कई बार प्रश्न आता है समदाब रेखाएं क्या होती हैं, तो याद रखिएगा, समदाब रेखाएं इन्हें आइसोबार भी कहा जाता है। समदाब यानी कि मानचित्र पर समान दाब या वायुदाब वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा आइसोबार या समदाब रेखा कहलाती हैं। मानचित्र पर समान
वायुदाब वाले स्थानों को, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा समदाब रेखा कहलाती है। तो दोस्तों इस तरह से ये समदाब रेखाओं के द्वारा हम मानचित्र पर इन वायुदाब को अंकित करते हैं। अब वायुदाब से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं वो भी हम यहां आपके साथ साझा करते हैं। दाब प्रवणता क्या होती है, और सामान्य रूप से हम यहां बात करेंगे दाब प्रवणता का क्या प्रभाव रहता है। जैसा कि हम पवन संचरण पढ़ते हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि पवन की उत्पत्ति में दाब प्रवणता का महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि जब दाब प्रवणता की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में ही पवन का प्रारंभ होता है, पवन अपने स्थान से प्रारंभ होती हैं, और जैसे जैसे दाब प्रवणता बल में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होती है, वैसे वैसे पवन की या हवा की गति में तीव्रता आती है। तो ये दाब प्रवणता क्या है, हम इसकी भी बात करें। इससे पहले हम यहां आपके साथ में जानकारी साझा करते हैं कि तापमान और वायुदाब का आपस में क्या संबंध है। तो जैसा कि अभी मैं बात कर चुका हूं कि तापमान और वायुदाब सदैव एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के दुश्मन है। तो आपको यहां क्लियर रखना है, जब तक हम यहां चाहे इसकी बात यहां वायुदाब के संदर्भ में करें, चाहे इसकी बात हम आगे पवन संचरण में करेंगे, तब भी यह चीज आप क्लियर रखिएगा कि वायुदाब और तापमान का सदैव विपरीत संबंध पाया जाता है। और जब भी हम जलवायु पढ़ते हैं तब भी यह चीज हमारे लिए काम आती है, क्योंकि पवनें सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। कहने का मतलब यह है कि पवनें हमेशा ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चला करती हैं। तो यह सबसे बड़ा कारण है कि वायुदाब और तापमान का हमेशा विलोम या विपरीत संबंध देखने को मिलता है। तापमान व वायुदाब, तापमान व वायुदाब का संबंध सदैव विपरीत या विलोम होता है, या विलोम होता है। इसे हम एक सूत्र के रूप में लिखें तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर 1/P, 1/प्रेशर, या यूं कहें तापमान का संबंध है। इस संदर्भ में हम बात करें, तापमान के संदर्भ में बात करें तो याद रखिएगा तापमान और वायुदाब का संबंध हमेशा विपरीत होता है। और एक फैक्ट की बात करें तो एक और फैक्ट की बात करें कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, पहली बात तो यह है कि तापमान और वायुदाब का विपरीत संबंध है, उसी तरह से वायुदाब का ऊंचाई के साथ में भी विपरीत संबंध कह सकते हैं। कैसे? क्षोभ सीमा के अंतर्गत जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि तापमान में गिरावट आती है, जिसे हम ताप पतंदर कहते हैं। जैसा कि हम क्षोभ मंडल के संदर्भ में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री तापमान में गिरावट आती है, या यूं कहें कि ये एक सामान्य ताप पतन दर है। तो दोस्तों इस तरह से जब हम बात करते हैं सामान्य ताप पतन दर की, तो कहने का मतलब जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है, यानी कि वायुदाब क्या होता है, वायुदाब उच्च होता है। तो इस तरह से हम जब ऊंचाई के संदर्भ में बात करें तो पृथ्वी से जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वायु की सांद्रता में क्या आती है, कमी आना शुरू होती है। क्योंकि जैसे आप कई बार पढ़ते हैं या कई बार जैसे आपने फील किया होगा, ऊंचाई की ओर चढ़ने पर पर्वतारोही जब पर्वतारोहण करते हैं तो इस दौरान उन्हें ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि वहां पर धीरे धीरे जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां वायु की सांद्रता में कमी आती है, और वायु की सांद्रता में कमी आने के कारण ही ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब में भी कमी दर्ज की जाती है। यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसे आपको यहां ध्यान रखना है। और इसके अलावा यह भी नियम है कि पवन सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्रों की ओर चला करती हैं। जैसा कि हम पवन संचरण में ये बार बार ये बात हमारे सामने आएगी कि पवन सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर
चलती हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट याद रखिएगा, अन्य फैक्ट की हम बात करें, धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर, धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायु की सांद्रता में कमी आती है। वायु की सांद्रता में कमी आती है, इसलिए कमी आती है, इसलिए ऊंचाई की ओर जाने पर वायु दाब में भी कमी आती है। इसलिए ऊंचाई की ओर जाने पर वायु दाब में कमी होती है। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वैसे वायु दाब में क्या होगा, कमी होती जाएगी। ठीक है, और एक और बात जो कि अभी हम एक नियम जो कि हम यहां अभी बात कर चुके हैं कि पवन या वायु सदैव उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। पवन सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ठीक है, ये नियम है जो एक शाश्वत नियम है। हर बार वायु संचलन या पवन संचलन के संदर्भ में हम यहां पर इसकी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं, कई बार आपने पढ़ा होगा दाब प्रवणता। दाब प्रवणता आखिर क्या होती है, इसकी भी साथ साथ में बात करें कि दाब प्रवणता, साथियों हेडिंग डालें, दाब प्रवणता। दाब प्रवणता बल क्या होता है, इसका क्या प्रभाव होता है, साथ साथ में इस एयर प्रेशर के साथ में यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों, दो क्षेत्रों में मिलने वाले वायुमंडलीय अंतर को हम दाब प्रवणता कहते हैं। दो क्षेत्रों में मिलने वाले वायुमंडलीय अंतर को कहा जाता है दाब प्रवणता। और दाब प्रवणता के संदर्भ में बात करें तो साथियों, दाब प्रवणता के कारण ही दाब प्रवणता बल की उत्पत्ति होती है और दाब प्रवणता बल के कारण ही वायु का प्रारंभ होता है या पवन चलना शुरू होती है। तो इसलिए याद रखिएगा, इस संदर्भ में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पवन का जो प्रारंभ है वो दो वायु राशियों के एक तरह से अंतर के परिणाम स्वरूप होती हैं, या यूं कहें कि सामान्य रूप से कह सकते हैं दाब प्रवणता से होती हैं, उत्पन्न होती हैं। और जैसे जैसे दाब प्रवणता का मान बढ़ेगा वैसे वैसे वहां वायु गति भी तीव्र होती जाएगी। यह दाब प्रवणता से संबंध में एक महत्वपूर्ण नियम है। तो याद रखिएगा साथियों, हम यहां बात करें दाब प्रवणता की, अर्थात दो क्षेत्रों में मिलने वाली वायुमंडलीय अंतर को, दो क्षेत्रों में मिलने वाले वायुमंडलीय अंतर को क्या कहते हैं, दाब प्रवणता। मिलने वाले वायुमंडलीय अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। ठीक है, दाब प्रवणता किसे कहते हैं, दो क्षेत्रों में मिलने वाले वायुमंडलीय अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। और दाब प्रवणता के कारण किस बल की उत्पत्ति होती है, दाब प्रवणता
से दाब प्रवणता बल की उत्पत्ति होती है। दाब प्रवणता बल की उत्पत्ति होती हैं तथा इसी बल से वायु या पवन का आरंभ या चलना शुरू होता है। ठीक है, वायु किसके प्रभाव स्वरूप चलती हैं? दाब प्रवणता बल के प्रभाव स्वरूप चलती हैं। और यह भी ध्यान दें, दाब प्रवणता बल के बढ़ने से वायु के वेग में तेजी आती है। वायु के वेग में तीव्रता आती है या वायु वेगवान होती है। ठीक है, ये चीज भी साथ में याद रखें। अब मैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि औसत वायुदाब और घनत्व की हम बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ तापमान की भी पूछे। कई बार ये फैक्ट पूछा जाता है, इसलिए मैं यहां नोट डाल के अलग से लिख रहा हूं, तो इसे भी साथ में याद रखिएगा। जहां हम औसत वायुदाब की बात कर चुके हैं, 113.25 की बात की थी, उसी तरह से हम औसत तापमान की बात करें तो याद रखिएगा, अगर कभी पूछा जाए कि इस पृथ्वी तल का औसत तापमान कितना है, तो औसत तापमान है साथियों 15 डिग्री। औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस। और औसत घनत्व कल जब हम सौरमंडल को पढ़ते हैं तो वहां शनि ग्रह के बारे में पढ़ते हैं कि शनि ग्रह एक सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जहां पर न्यूनतम घनत्व पाया जाता है, वहां पर 0.7 जीसीएम क्यूब पाया जाता है। और यहां जब हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी का जो घनत्व है वो अधिक है, अर्थात हम पृथ्वी के घनत्व के बारे में बात करते हैं तो 5.5 जीसीएम क्यूब यहां का घनत्व है। और औसत वायुदाब की हम बात कर चुके हैं 113.25 मिलीबार है। ठीक है, फिर यह महत्वपूर्ण जानकारी भी साथ में ध्यान रखें। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं कि वायु और दाब प्रवणता के संदर्भ में बात करें तो वायु और दाब प्रवणता के साथ साथ में घर्षण बल और कोरियोलिस बल भी लगता है, जो इन पवनों की उत्पत्ति में, पवनों के विक्षेपण में सहायक होता है, जो कि हम बात आगे करेंगे, पवन संचलन में करेंगे तो हम देखेंगे कि पवनें कोरियोलिस प्रभाव के परिणाम स्वरूप अपने स्थान से विक्षेपित होती हैं। और ये विक्षेपण का जो विक्षेपण बल की जो खोज की थी वो कोरियोलिस महोदय ने की थी, इस कारण से इसे कोरियोलिस प्रभाव कहा जाता है। साथियों, जब आप फेरल का नियम पढ़ते हैं, कई बार आपने पवन संचलन के अंतर्गत पढ़ा होगा, तो वहां फेरल के नियम के अनुसार फेरल ने भी कोरियोलिस प्रभाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने ये बात यहां बताई थी कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में सदैव दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। तो ये कोरियोलिस प्रभाव है। ये क्या कोरियोलिस प्रभाव कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, हम इसकी भी यहां बात करेंगे। अर्थात हम ये भी बात करेंगे कि कोरियोलिस प्रभाव सर्वाधिक कहां होता है और न्यूनतम कहां होता है। क्योंकि हम पृथ्वी की परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति जब हम पढ़ते हैं तो उस दौरान भी हम बात करते हैं कि जो पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो इसके परिणाम स्वरूप, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के परिणाम स्वरूप 3 प्रकार के बलों की उत्पत्ति हुई थी। और उसमें हमने बात की थी, एक होता है अभिकेंद्रीय बल, एक होता है अपकेंद्रीय बल और एक होता है विक्षेपण बल, जिसे हम विक्षेपण बल को ही कोरियोलिस बल कहते हैं। हम इसकी भी बात आगे करेंगे। तो साथियों, साथ साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि वायु के उत्पत्ति और वायु के जो दिशा में विक्षेपण इत्यादि पर घर्षण बल और साथ में कोरियोलिस बल या विक्षेपण बल का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके बाद में एक वायुदाब के संदर्भ में और पवन के संदर्भ में एक विशेष बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वायुदाब पेटियों की जब हम बात करेंगे तो साथियों वहां बार बार एक चीज आएगी कि वायु का अवतलन होता है, और जब वायु भारी होकर अवतलित होती है तो उस स्थान पर उच्च वायुदाब का
निर्माण करती हैं। और जैसा कि हम यहां वायुदाब पेटियों के बारे में पढ़ेंगे, इस संपूर्ण ग्लोब के ऊपर कुल 7 वायुदाब पेटियां हैं और इन 7 वायुदाब पेटियों में से 3 वायुदाब पेटियों की हम बात करेंगे जो कि तापजन्य यानी कि जिनकी उत्पत्ति में तापमान का योगदान है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर तापमान की उच्चता या निम्नता के परिणाम स्वरूप इन वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है, उन्हें हम तापजन्य वायुदाब पेटियां कहते हैं। और दूसरे प्रकार की वायुदाब पेटी होती हैं जिसे हम गतिजन्य वायुदाब पेटी कहते हैं। उन गतिजन्य वायुदाब पेटियों में बार बार आप यहां पढ़ेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली वायु जब ठंडी होकर अवतलित होती है तो उस क्षेत्र का तापमान है वो गिरा देती हैं और इसके परिणाम स्वरूप वहां पर उच्च वायुदाब की परिस्थितियां बनती है। हम इस तरह से इसीलिए एक लाइन यहां लिखते हैं कि गर्म वायु सदैव हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठती हैं और ठंडी वायु हमेशा भारी होने के कारण अवतलित होती हैं या नीचे की ओर उतरती हैं। और यही कारण रहेगा, हम बार बार आगे पढ़ेंगे कि इस क्षोभ सीमा के संदर्भ में, क्षोभ मंडल में, यह बात बार बार हमारे सामने आएगी। चलिए, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है जो यहां लिख देते हैं, एक तरह से नियम है यह भी, क्योंकि आप जब विषुवत रेखीय प्रदेश के अंतर्गत आने वाली निम्न वायुदाब पेटी की बात करेंगे तो यहां पर वर्ष पर्यंत सूर्य की लंबवत किरणें होने के कारण इस क्षेत्र में सदैव उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियां होने के कारण, अत्यधिक सौर ताप के कारण यहां वायु हल्की होकर संवहन धारा के रूप में ऊपर की ओर उठती हैं और आगे चलकर जब हम आगे और बात करेंगे ये हेडली कोशिका का निर्माण करती हुई ऊपर की ओर जाकर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के निर्माण में सहायक होगी। आगे और हम बात करेंगे, इससे पहले ये लिखते हैं कि गर्म वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उठती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं तथा ठंडी वायु भारी होने से सतह पर अवतलित होती हैं, सतह पर, धरातल पर अवतलित होती हैं। अवतलित मतलब नीचे उतरती हैं, अवतलित होती हैं। नीचे उतरती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, गर्म वायु हल्की होने के कारण ये हमेशा ऊपर की ओर उठती हैं और इसी के परिणाम स्वरूप संवहनी धाराओं की उत्पत्ति होती है। और आप जानते हैं कि संवहनी धाराएं जो कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र या यूं कहें विषुवत रेखीय क्षेत्र में देखने को मिलती हैं, और क्योंकि वहां तापमान उच्च पाया जाता है और उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप वायु है वो गर्म होकर सतह से ऊपर की ओर उठती हैं और आगे चलकर ये वायुमंडल में क्षोभ सीमा तक पहुंचती हैं और जैसे ही भारी होती हैं पुनः ये अन्य क्षेत्रों में जाकर अवतलित हो जाती हैं, नीचे की ओर उतर जाती हैं। तो दोस्तों, इसके पश्चात फिर हम अब बात शुरू करते हैं वायुदाब पेटियों की, कि वायुदाब पेटियां क्या होती हैं और कितनी वायुदाब पेटियां इस ग्लोब पर पाई जाती हैं। हेडिंग डालते हैं वायुदाब पेटियां। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, इस ग्लोब पर कुल वायुदाब पेटियों की संख्या है 7। वायुदाब पेटियों की संख्या है 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। इन 7 वायुदाब पेटियों का भी पुनः हम जब इसका विभाजन करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं, तब हम पुनः इसके संदर्भ में कहते हैं कि वायुदाब पेटियां जो कि 2 प्रकार की होती हैं। इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति के संदर्भ में तापमान और पृथ्वी की घूर्णन गति का परिणाम रहता है, यानी कि तापमान और पृथ्वी की घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। और ये वायुदाब पेटियां इस आधार पर हम तापमान के आधार पर और गतिजन्य या यूं कहें गति के आधार पर इन्हें 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। और फिर हम बात करते हैं ये कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले वायुदाब पेटियों की बात करें तो याद रखिएगा, तापमान व
पृथ्वी की घूर्णन गति, तापमान व पृथ्वी की घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप, घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। ठीक है। फिर एक और महत्वपूर्ण बात, पृथ्वी पर कुल 7 वायुदाब पेटियां हैं। कुल 7 वायुदाब पेटियां मौजूद है। वायुदाब पेटियों की संख्या 7 है। तो याद रखिएगा, कुल वायुदाब पेटियों की संख्या है 7, जिसमें से हम पुनः इसका वर्गीकरण करते हैं और वायुदाब पेटियों का वर्गीकरण करते हैं कि वायुदाब पेटियां कौन कौन सी वायुदाब पेटियां गतिजन्य हैं, कौन सी वायुदाब पेटियां तापजन्य हैं। ठीक है। कुल 7 की हम यहां बात कर चुके हैं। यहां पर सबसे पहले हम यहां बात करते हैं तापजन्य वायुदाब पेटियों की। तापजन्य वायुदाब पेटियां, तापजन्य वायुदाब पेटियां। और नंबर 2 गतिजन्य पेटियां। नंबर 2 गतिजन्य वायुदाब पेटियां, तापजन्य और गतिजन्य। अब देखते हैं कौन कौन सी ऐसी वायुदाब पेटियां हैं जिनका निर्माण पृथ्वी की घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप हुआ है, और कौन सी ऐसी वायुदाब पेटियां हैं जिसके निर्माण में तापमान का योगदान है। जब हम तापजनित वायुदाब पेटियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत बात करते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी इसके अंतर्गत आती हैं। और विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की पुनः हम बात करेंगे, डिटेल करेंगे, उससे पहले यहां पर इसको लिखते हैं। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां, ये 2 ऐसी वायुदाब पेटियां हैं जिनके निर्माण में तापमान की भूमिका है। मुख्य तापमान के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, क्योंकि यहां विषुवत रेखीय क्षेत्र पर तापमान अधिक होता है, इस कारण से यहां निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। पुनः नंबर 2 ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवीय क्षेत्र वर्ष पर्यंत हिम आच्छादित रहते हैं, इस कारण से वहां निम्न तापमान पाया जाता है और निम्न तापमान के कारण इस उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण हुआ, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। और फिर हम गतिजन्य के अंतर्गत बात करेंगे। तो सामान्य रूप से आप यहां ध्यान रखें कि तापजन्य वायुदाब पेटियों की संख्या है, ये कुल संख्या में 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3। और गतिजन्य वायुदाब पेटियां संख्या में 4 होती हैं, यह भी याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 गतिजन्य वायुदाब पेटियां। इसका पुनः वर्गीकरण करेंगे। इसके अंतर्गत 4 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। ये कौन कौन सी 4 वायुदाब पेटियां होंगी? तो यहां देखें, हम इसका यहां विभाजन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसके अंतर्गत
सबसे पहले उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की बात करते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और जैसा कि आप पढ़ चुके हैं अश्व अक्षांश के बारे में, तो अश्व अक्षांश की जो स्थिति है वो इस उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के अंतर्गत आती है, जो कि 30 से 35 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में पाया जाता है। तो अश्व अक्षांश की जब भी बात की जाए तो याद रखिएगा ये उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब पेटी के अंतर्गत दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, और इसी क्षेत्र में इस उच्च वायुदाब के कारण ही इसे अश्व अक्षांश क्षेत्र भी कहा जाता है। तो याद रखें अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश का क्षेत्र। चलिए फिर बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, और इन दोनों ही पेटियों की निर्माण में, इनकी उत्पत्ति में पृथ्वी की घूर्णन गति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए आपको विशेष रूप से इन दोनों के संदर्भ में याद रखना है कि इस ग्लोब पर कुल जो 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, इन 7 वायुदाब पेटियों में मुख्य रूप से हम गतिजन्य की बात करते हैं तो ये संख्या में 4 हैं, और जब तापजन्य वायुदाब पेटियों की बात करते हैं तो इसकी संख्या 3 है, क्योंकि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी दोनों ही गोलार्धों में एक एक पाई जाती हैं, अर्थात 2, और 2 वायुदाब पेटियां ये जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां ये भी दोनों ही गोलार्धों में 60 से 65 तक दोनों गोलार्धों में पाई जाती हैं। और वहीं विषुवत रेखीय और ध्रुवीय वायुदाब पेटियों की बात करें तो इस ग्लोब पर 2 ध्रुवीय वायुदाब पेटियां हैं जो कि उच्च वायुदाब पेटियां हैं, और एक विषुवत रेखीय वायुदाब पेटी है। इस तरह से जब हम विषुवत रेखीय वायुदाब पेटी की बात करते हैं तो आपने डोल्ड्रम का नाम सुना होगा, शांत पेटी का नाम सुना होगा, या फिर जिसे हम आप ITC-Z के नाम से जानते हैं, तो ये वही क्षेत्र है जिसे शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से आप याद रख सकते हैं इस विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को ही शांत पेटी या डोल्ड्रम कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसकी बात हम आगे डिटेल करेंगे कि यहां पर जो पवनें हैं वो क्षैतिजीय न चलकर लंबवत चलती हैं, वर्टिकल शेप में चलती हैं। इस कारण से इनकी गति में, इनमें गति बहुत न्यून होती है, इसलिए इसे शांत पेटी कहते हैं। आवाज नहीं होती है इस पवनों में, इसलिए इसे शांत पेटी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से आप यहां इन वायुदाब पेटियों के संदर्भ में याद रखिएगा। मैं डिटेल करूं उससे पहले एक डायग्राम के माध्यम से आपको वायुदाब पेटियों को की स्थिति के संदर्भ में यहां समझाता हूं, कौन सी वायुदाब पेटियों की स्थिति कहां है। और जैसा कि हम जब स्थायी पवनों की बात करेंगे, जिसमें हम चाहे व्यापारिक पवनों की बात करें, पछुआ पवनों की बात करेंगे या फिर ध्रुवीय पवनों की बात करेंगे, तो वहां और अच्छे से इसको डिटेल करेंगे कि किस क्षेत्र से नेट पवनें चलती हैं, कहां से सेट पवनें चलती हैं, किस क्षेत्र में जो पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें चलती हैं, इन्हें ईस्टर्लीज क्यों कहते हैं, इन्हें वेस्टर्लीज क्यों कहा जाता है। ये सारा का सारा जो कंसेप्ट रहेगा साथियों, हम यहां आपके साथ में इसे समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यहां पर ये डायग्राम के माध्यम से आप समझे कि कौन सी पेटी की स्थिति कहां है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, ये है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। जैसा कि हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र इस पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित है, तो याद रखें 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य का क्षेत्र। दोनों ही गोलार्धों में 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है, इस पेटी का नाम है साथियों, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है, और विषुवत रेखा के दोनों और जो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो क्षेत्र है, इसे कहा जाता है विषुवत रेखीय क्षेत्र। और चूंकि हम जानते हैं इस पेटी के निर्माण में, हमने अभी बात की कि यह पेटी तापजन्य है, अर्थात यहां तापमान उच्च होने के कारण इस पेटी का निर्माण हुआ है। इस कारण से यहां पर वायुदाब सदैव निम्न होगा। इस कारण से इस वायुदाब पेटी का नाम है साथियों विषुवत रेखीय। विषुवत रेखीय, मैं इधर इसकी प्रकृति लिखता हूं, निम्न वायुदाब पेटी, विषुवत रेखीय
निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी है ये। इसके पश्चात फिर हम बात करते हैं इसके नंबर दो ये है 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ के बीच में। दोनों ही गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री के जो बीच की वायुदाब पेटी है, इस वायुदाब पेटी को कहा जाता है उच्च वायुदाब पेटी। और चूंकि हम जानते हैं यह क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसा कि हम पहले ही जलवायु कटिबंधों के बारे में बात करते हैं, तो इससे आपको यह जानकारी होगी 30 से 35 डिग्री के मध्य का क्षेत्र जो कि उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वायुदाब पेटी है दोस्तों, इसे हम गतिजन्य वायुदाब पेटी कहते हैं। और ये जो गतिजन्य वायुदाब पेटी है, इसका निर्माण घूर्णन गति के कारण हुआ है। और ये विषुवत रेखीय क्षेत्र से ऊपर उठने वाली जो हल्की होकर पवनें जब ऊपर उठती हैं और यहां आकर अवतलित होती हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप भी इस वायुदाब पेटी का निर्माण होता है, जिसे हम उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी दोनों ही गोलार्धों में है, तो यहां पर भी लिखें उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी या उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के नाम से जाना जाता है, जो दोनों ही गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री के मध्य पाई जाती है। इसके पश्चात फिर हम बात करते हैं पुनः इसके ऊपर की ओर जाएंगे तो 60 से 65 डिग्री के मध्य का भाग, साथियों 60 से 65 के बीच का भाग दोनों ही गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और इधर भी 60 से 65 डिग्री साउथ, इस पेटी को कहा जाता है उपध्रुवीय, क्योंकि ये ध्रुव के नीचे है, यानी कि ध्रुव से इसका भाग है वो अपेक्षाकृत गर्म रहता है, इसलिए इसे उपध्रुवीय कहा जाता है। और इसे कहा जाता है दोस्तों उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी, और यह भी एक गतिजन्य पेटी है। उपध्रुवीय उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, जो कि दोनों ही गोलार्धों में 60 से 65 के बीच में पाई जाती हैं। इसके पश्चात फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ध्रुवीय क्षेत्र, जो कि ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ये दोनों ही गोलार्धों में 85 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य 85 से 90 डिग्री के मध्य की जो वायुदाब पेटी हैं, इसे कहा जाता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र जो कि वर्ष पर्यंत हिमाच्छादित रहते हैं, यहां का तापमान वर्ष पर्यंत निम्न रहता है, इसलिए निम्न तापमान के कारण यहां उच्च वायुदाब की स्थितियां बनती हैं। और इसी कारण से हम इस पेटी के संदर्भ में लिखेंगे तो इसे कहा जाएगा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहा जाता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहा जाता है। तो इस तरह से ये इस ग्लोब के ऊपर स्थित प्रमुख
जो 7 वायुदाब पेटियां हैं इनकी स्थिति है। अब मैं सामान्य रूप से यहां पर आपको स्थायी पवनों को भी यहां से बताना चाहूंगा कि स्थायी पवनों का संचलन भी किस तरह से यहां होता है, तो यहां पे इसकी भी साथ में बात करती जावे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहां ध्यान रखना है, विशेष रूप से जहां हम बात करते हैं इस वायुदाब पेटी के संदर्भ में, तो कई बार आपने कुछ कोश के बारे में सुना होगा जिसमें आपने हेडली कोशिका का, फेरल कोशिका का और ध्रुवीय कोशिका के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इनकी स्थिति क्या होती है, ये कहां पाई जाती हैं। तो मैं यहां इस कोश के बारे में भी यहां क्लियर करता चलूं इस डायग्राम के माध्यम से, और फिर हम आगे बात करेंगे कि किस स्थान पर हेडली कोशिका की स्थिति है। सबसे पहले याद रखिएगा इस स्थान पर, यानी कि विषुवत रेखीय और उपोष्ण कटिबंधीय पेटी के बीच में हेडली कोश या हेडली कोशिका का क्षेत्र है, हेडली कोशिका। इसके पश्चात उपोष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के बीच का जो क्षेत्र है, यहां पाई जाने वाली कोश या कोशिका को कहा जाता है, एक चक्र होते हैं, एक प्रकार से परिसंचरण चलता है, पूरा होता है, इसे कहा जाता है साथियों फेरल कोशिका या फेरल कोश, क्योंकि इसकी खोज फेरल महोदय के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा दोनों ही गोलार्धों में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के मध्य की जो परिसंचरण है, चक्र है, इसे कहा जाता है ध्रुवीय कोश। दोनों ही गोलार्धों में इसे कहा जाता है ध्रुवीय कोश। तो इस तरह से याद रखिएगा, ज्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको इसके संदर्भ में भी ये जानकारी सामान्य रूप से होनी आवश्यक है। अब जहां हम बात करते हैं इस कोशिका के संदर्भ में, तो साथियों ये हेडली कोश है जो कि विषुवत रेखीय क्षेत्र से गर्म पवन, जो कि गर्म होकर जब ऊपर की ओर पवन उठती हैं, जो संवहनी धारा के रूप में ऊपर उठती हैं, तो पुनः ये भारी होकर क्षोभ सीमा से पुनः इस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवतलित होने शुरू होती हैं, और यहां से जो प्रति व्यापारिक पवनों के रूप में ये पुनः विषुवत रेखीय क्षेत्र की ओर आगे आती हैं, बढ़ती हैं। तो यहां से ये पवन है जो इस तरह से ऊपर उठती हैं और पुनः इस तरह से एक सर्कल कंप्लीट करता है, सर्कल कंप्लीट होता है इस क्षेत्र की ओर। और फिर पुनः जब फेरल कोश की बात की जाए तो साथियों, क्योंकि पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, और पवन के संदर्भ में हमने एक और अभी फैक्ट की बात की कि पवनें जब गर्म होती हैं तो वे ऊपर उठती हैं, और ठंडी होती हैं तो नीचे अवतलित होती हैं। तो इस क्षेत्र से उठने इस उपध्रुवीय क्षेत्र से जो पवनें आती हैं, ये पुनः ये भी इस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आकर अवतलित होती हैं। तो इस तरह से यहां पर भी एक प्रति पछुआ पवनों का कोश या परिसंचरण यहां पर बनता है। और फिर इसके बाद में फिर बात करें तो इधर पुनः इसके ध्रुवीय कोश की बात करें तो ये ध्रुवीय कोश भी इस तरह से ऊपर की ओर उठती हैं और पुनः ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाकर अवतलित होती हैं। फिर प्रति ध्रुवीय पवनों के रूप में ये पुनः नीचे की ओर आती हैं। ये एक तरह से सर्कल चलते हैं। ये कंप्लीटली कहां से कहां की ओर चलते हैं, तो याद रखिएगा हेडली कोश का जो क्षेत्र है वो 0 से 30 के मध्य, और फेरल कोश का है 30 से 60, और ध्रुवीय का 60 से 90 के बीच में माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रमुख पवनों के परिसंचरण के संदर्भ में कि यह कौन कौन सी यहां से प्रमुख पवनें चला करती हैं, जिसमें हम स्थायी पवनों की बात कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं स्थायी पवनों की कुल संख्या है 3। नंबर 1 पहली स्थायी पवन जो कि व्यापारिक पवनों के रूप में चलती हैं, व्यापारिक पवनें जो कि 30 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में चला करती हैं, 0 से 30 के बीच में। और फिर पछुआ पवनें जो कि 30 से 60 के बीच में चलती हैं, और ध्रुवीय पवनें जो कि 90 से 60 की ओर चला करती हैं। तो ये इस तरह से इसका जो सर्कल चलेगा, मैं उसकी यहां बात करता हूं, उनकी दिशा के आधार पर भी बात करें। इससे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों कि पवनें सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। और दूसरी बात ये कि पवनों का नामकरण उनके प्रारंभिक स्थान से दिया जाता है, अर्थात जिस स्थान से ये पवनें रवाना होती हैं, प्रारंभ होती हैं और जिस ओर जाती हैं, इसमें आपको सबसे पहले याद रखना उनका नामकरण सदैव उसके प्रारंभिक स्थान से दिया जाएगा। जैसे जो पवन उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाएगी तो उसका नाम उत्तर पश्चिम पवन कहा जाएगा, या यूं कहें कि जो पवन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएगी तो उसका नाम दक्षिण पश्चिम पवन होगा। तो इस तरह से मैं यहां प्रमुख पवनों के संदर्भ में यहां आपसे
यहां बात करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापारिक पवने, जिन्हें नेट पवने कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र है उच्च वायुदाब पेटी है। कैसी पेटी है? उच्च वायुदाब पेटी। और पवने सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी, इसलिए यहां साथ में विशेष रूप से याद रखिएगा इन उच्च वायुदाब के जो रेड एरिया जो मैंने यहां जो रेड कलर से ड्रॉ कर रखा है, ये उच्च वायुदाब की पेटियां हैं, इनसे ये ब्लू की ओर चला करेंगी। तो कैसे समझिएगा। पहले नंबर 1, ये व्यापारिक पवने उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं। ठीक है, व्यापारिक पवनों के चलने का जो परिसंचरण है वो इस तरह से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब के क्षेत्रों की ओर इसका संचलन हो रहा है। इस तरह से ये चला करती हैं और इसका नाम होता है दोस्तों, चूंकि व्यापारिक पवने और ध्रुवीय पवने ये दोनों ही प्रकार की पवने जो कि इनकी प्रकृति हमेशा पूर्व से चलने की होती है, इस कारण से इन्हें ईस्टर्लीज कहा जाता है। ईस्ट दिशा से चलती है इसलिए इन्हें ईस्टर्लीज कहते हैं। ध्रुवीय पवने भी ईस्टर्लीज और व्यापारिक पवने भी ईस्टर्लीज। वहीं पछुआ पवने सदैव पश्चिम से चलती हैं, इस कारण से इन्हें पछुआ पवने या वेस्टर्लीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा चूंकि उत्तर की ओर उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, इसलिए ये उत्तर से आ रही है और पूर्व से चलना इनकी प्रकृति है। इस कारण से ये भी हम यहां ध्यान रखें कि इन्हें, ये आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से आ रही हैं, तो ये जो दिशा है उत्तर पूर्व है, इस कारण से इन्हें नेट पवने कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों को नेट पवने कहते हैं। ये चीज भी यहां आप स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। ठीक है, नेट पवने, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक, अब फिर दक्षिणी गोलार्ध में बात करते हैं साथियों। तो दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में ये पवने इसकी जस्ट अपोज में चलेगी, क्योंकि इसका जो दक्षिणी गोलार्ध में जो वे होगा, इसका मार्ग होगा, वो होगा दक्षिण पूर्वी पछुआ पवनों के रूप में। दक्षिण पूर्वी पछुआ पवनों के रूप में चलती हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण पूर्वी पछुआ पवनों के रूप में जब इसका परिसंचरण चलता है तो इसे हम दक्षिणी गोलार्ध में ये बोलते हैं। इसका नामकरण जो होता है वो होता है साथियों, इसका दक्षिणी गोलार्ध में जो नामकरण होगा वो होगा सेट पवनों के रूप में। इन्हें सेट पवने कहा जाएगा। तो इस तरह से अब देखिएगा, ये सेट पवनों के रूप में इस तरह से आगे बढ़ती हैं और दोनों ही व्यापारिक पवने, जो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवने और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने, दोनों ही इस विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी पर आकर क्या हो जाती हैं? अभिसरित हो जाती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। तो इसके बाद में हम क्या परिस्थितियां बनती हैं वो आगे और इसमें यहां डिटेल करेंगे। तो यहां ये चीज ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों को सेट पवने कहते हैं या साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। ठीक है, तो ये व्यापारिक पवनों की पेटी है। तो यहां मैं वापस से यहां लिखूं, यहां तो व्यापारिक पवने चला करती हैं, व्यापारिक पवने चलती हैं दोनों ही गोलार्धों में भूमध्य रेखा से 30 डिग्री के मध्य। व्यापारिक पवनों की पेटी। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात कर रहे हैं पछुआ पवनों की। दोस्तों पछुआ पवने, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, पछुआ पवने जो पश्चिम से प्रारंभ होती हैं, इस कारण से इन्हें पछुआ पवने कहते हैं। और पछुआ पवने पश्चिम से प्रारंभ हो रही हैं और उत्तरी गोलार्ध में अगर हम पछुआ पवनों के मार्ग की बात करें तो यहां देखेंगे कि ये उच्च वायुदाब है वो पछुआ पवनों के क्षेत्र के दक्षिण में है और निम्न वायुदाब का क्षेत्र इसके उत्तर में है, इसलिए ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करेगी। तो ऐसी स्थिति में ये पछुआ पवनों का जो उत्तरी गोलार्ध में इसका जो मार्ग होगा वो इस तरह से होगा, अर्थात इसे कहा जाएगा साउथ वेस्ट वेस्टर्लीज के नाम से, SWW के नाम से इसे उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों को नाम दिया जाता है। इसका नामकरण होगा साथियों SWW, अर्थात इन पछुआ पवनों का नाम है साउथ वेस्ट वेस्टर्लीज। ठीक है, फिर दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी तरह से इनका जो मार्ग वो होगा साथियों, क्योंकि यहां इसे NWW नाम दिया जाएगा क्योंकि इसके उच्च वायुदाब का क्षेत्र उत्तर में है और दक्षिण में ये निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चला करेंगी। तो याद रखें, इस तरह से इसका जो क्षेत्र रहेगा वो साथियों रहेगा, इसका जो क्षेत्र होगा
इस तरह से ये पछुआ पवनों का मार्ग रहेगा। इसे इन पछुआ पवनों को हम यहां दक्षिणी गोलार्ध में NWW के नाम से जानते हैं। NWW अर्थात नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्लीज, और यह क्षेत्र रहेगा पछुआ पवनों का। पछुआ पवनें दोनों ही गोलार्धों में यहां चलेंगी, और पछुआ पवनें सदैव कहां चलती हैं? पश्चिम से चला करती हैं। क्योंकि हम भारत की जलवायु पढ़ते हैं तो वहां हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उठने वाले चक्रवात जो इन पछुआ पवनों के सहारे भारत की ओर आते हैं। तो ये पछुआ पवनें, उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनें उन्हें यहां लेकर आती हैं। अब बात करते हैं उत्तर में ध्रुवीय पवनों के संदर्भ में। ध्रुवीय पवनों का क्षेत्र, ध्रुवीय पवनों के क्षेत्र में ध्रुवीय पवनों का प्रारंभ उत्तर से होता है, क्योंकि इसके उत्तर में हमेशा, उत्तरी गोलार्ध की मैं बात कर रहा हूं तो उत्तर में उच्च वायुदाब है, और दूसरा ध्रुवीय पवनों के चलने का जो इन्हें ईस्टर्लीज कहा जाता है, ये भी व्यापारिक पवनों की तरह ही चला करती हैं पूर्व से। तो इस कारण से इनका जो क्षेत्र होगा ये इस तरह से आप यहां समझें। ये ध्रुवीय पवनें इस तरह से उत्तर से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी ध्रुवीय पवनों के रूप में चलती हैं, और ध्रुव को बोलते हैं पोल, और पोलर एरियाज में चलती हैं। इस कारण से इन्हें उत्तरी गोलार्ध में नेप के नाम से जाना जाएगा। NEP अर्थात नॉर्थ ईस्ट पोलर विंड के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की। साथियों, दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों के संदर्भ में बात करें तो इसका उच्च वायुदाब का क्षेत्र है वो दक्षिण में है, इसलिए इसे दक्षिणी गोलार्ध में सैप के नाम से जाना जाएगा। ये इस तरह से आगे की ओर चलेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में इनका नामकरण होता है शैप, साउथ ईस्ट पोलर विंड के नाम से जानी जाती हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये है आपका ध्रुवीय पवनों का क्षेत्र, जो कि 90 से 60 के मध्य दोनों ही गोलार्धों में रहता है। ध्रुवीय पवनों का क्षेत्र, ठीक है। तो यहां इस डायग्राम के माध्यम से आप, उम्मीद करता हूं भली भांति यहां इस वायुदाब पेटियों को समझ पाए होंगे। मैं वापस से यहां हेडिंग डाल देता हूं, वायुदाब पेटियां। तो इसे पुनः एक एक वायुदाब पेटी को हम यहां वापस से डिटेल करने जा रहे हैं। तो यहां अब तक हमने अभी पढ़ा कि वायुदाब क्या होता है, वायुदाब मापी क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है, वायुदाब की खोज किसने की, और वायुदाब के संदर्भ में दाब प्रवणता क्या होती है, पवनों के चलने का नियम क्या होता है, और वायुदाब पेटियां कितने भागों में वर्गीकृत है। और मुख्य रूप से जब हम वायुदाब पेटियों की बात करते हैं, इस ग्लोब पर स्थित 7 वायुदाब पेटियों को पुनः हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, क्योंकि इन वायुदाब पेटियों के निर्माण में तापमान और पृथ्वी की घूर्णन गति का योगदान है। इस कारण से इसे हम तापजन्य और गतिजन्य वायुदाब पेटी के रूप में वर्गीकृत करके हमने यहां लास्ट डायग्राम के माध्यम से इसे समझा। और इसके बाद में अब हमने यहां वायुदाब पेटियों की स्थिति, हेडली कोष कहां है, फेरल कोष कहां है, और इस वायुदाब पेटियों से कौन कौन सी स्थायी पवनें चलती हैं, यहां पर इसकी भी यहां बात की। साथियों, अब हम अगली क्लास में इनको एक एक वायुदाब पेटी को डिटेल करते हैं, इनकी क्या खास विशेषताएं रहेगी वो भी। अब इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।